1944 की बात है। ऑथर कहते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन फर्म में भेज दिया गया था, जिसके बदले में कंस्ट्रक्शन फर्म वालों को पैसे मिलते थे हर कैदी के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन फर्म में हमें इंसान समझा ही नहीं जाता था। उनकी नज़रों में हमारी औकात एक नंबर से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। कैंप की हालत इतनी ख़राब थी कि जो भी नया कैदी वहाँ आता था वो सदमे में चला जाता था, क्योंकि कैदियों को जानवरों की तरह भर भर के ट्रेन में लाया गया था। ट्रेन पूरी तरह से बंद थी, केवल ऊपर का एक हिस्सा खुला हुआ था जिससे सांस ले सकते थे। ट्रेन से उतारकर 1500 कैदियों को एक ऐसे कैंप में रखा जाता था जहां ठीक से 100 लोगों के रहने की जगह भी नहीं थी। लेटना तो बहुत दूर की बात है, वहां बैठने तक की जगह नहीं थी। वहां से निकलने के बाद हमें 2 लाइनों में बांटा गया, लेफ्ट एंड राइट। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। तभी किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा कि जो लेफ्ट में जा रहे हैं वो लोग ऐसे हैं जो ठीक हैं, उनसे काम करवाया जाएगा, और जो राइट में जा रहे हैं वो लोग बीमार हैं, उन्हें अलग कैंप में भेजा जा सकता है। थोड़े टाइम बाद मेरी बारी आई। उस ऑफिसर ने मुझे घूर के देखा और लेफ्ट में जाने के लिए कहा। अगले दिन हमें पता चला कि राइट में जाने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। उन्हें चलती हुई चिमनी में जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो काम नहीं कर सकते, वो बीमार थे। थोड़ी देर बाद हमें एक कमरे में ले जाया गया और हमसे हमारे सारे सामान छीन लिए गए, जैसे वॉच, लॉकेट, ब्रेसलेट एटसेट्रा एटसेट्रा। लाते और घूंसे मारते हुए हमें आगे ले जाया गया और हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए गए। हमारे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, हम पूरी तरह से नंगे थे। तभी मुझे कोड़े की आवाज़ सुनाई दी। नंगे बदन पर कोड़ों की मार बहुत डरावनी थी। थोड़ी देर बाद हमें अगले कमरे में ले जाया गया, जहां हमारे बाल काटे गए। अब हमारे शरीर पर एक भी बाल नहीं था। बाल काटने के बाद हमें नहाने के लिए ले जाया गया। अब हमें समझ में आ गया था कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम पूरी तरह से नंगे थे, वो भी एक बर्फीली जगह में। ना हमारे पास खोने के लिए कुछ था और ना ही पाने के लिए। अगर हम काम करना बंद कर दें तो हमें गैस चैम्बर में जिंदा जला दिया जाता था। हम एक ऐसे कमरे में रहते थे जो पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ था, क्योंकि मल से लेकर मूत्र तक हर चीज वहीं पे की जाती थी। नए कैदियों से मल साफ करवाया जाता था, और अगर कोई साफ नहीं करता था या गंदगी देखकर उल्टी कर देता था तो उसके मुंह पर मल लगा दिया जाता था और कोड़ों से मारा जाता था। एसएस अधिकारी ने मुझे 2 बार पत्थर से सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि उसे लगा कि मैं काम चोरी कर रहा हूँ। वहाँ हमारी कोई औकात नहीं थी। ये वो टाइम था जब हमें भोजन की असली अहमियत पता चली थी, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही खाना दिया जाता था जिससे हम जिंदा रह सकें। हमें अपना पूरा दिन एक कटोरी सूप और डबल रोटी के एक टुकड़े पर बिताना पड़ता था। हम इतने दुबले हो गए थे कि एक दूसरे को पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। हमारे शरीर से मांस खत्म हो गया था, सिर्फ हड्डियां बची थी। इस हालत में मुझे जब भी अपनी पत्नी की याद आती तो प्यार का असली मीनिंग पता चलता। मुझे वो सारे अच्छे पल याद आते जो मैंने अपनी वाइफ के साथ बिताए थे। उन पलों को याद करके मेरे चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती। उस समय मुझे प्यार का असली मतलब पता चला, और वाइफ की इम्पोर्टेंस भी। थोड़े दिन बाद मुझे एक अलग कैंप में भेजा गया, जहां मैं बीमार पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर की हेल्प करता था। वहाँ की हालत और ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जो पेशेंट्स बीमार थे उन्हें मेडिसिन तक नहीं दी जाती थी। 50 पेशेंट्स के लिए सिर्फ 5 या 10 टैबलेट्स आती थी, और उन्हें कई दिनों तक चलाना पड़ता था। मेरे सामने ही कई पेशेंट्स मर गए और मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मैं खुद एक कैदी था। जैसे तैसे हम मैनेज कर रहे थे, पर कुछ दिनों बाद वहाँ कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था तो लोगों ने इंसानों का ही मांस खाना चालू कर दिया। ये वो टाइम था जब मैंने अपने दोस्त के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही हम गेट तक पहुँचे हमें पता चला कि हमें वहाँ से रिहा करने के लिए लोग आ गए हैं। अब हमें भागने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी मदद के लिए कोई था। उन लोगों ने हमसे ट्रक में बैठने के लिए कहा। 13 कैदी ट्रक में बैठे, लेकिन हम दोनों छूट गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम बहुत दुखी थे। दूसरे दिन हमें पता चला कि जिन लोगों को ट्रक में भरकर ले जाया गया था वो जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। उन्हें कैंप में भरकर जिंदा जला दिया गया।
शायद ये हमारी अच्छी किस्मत थी जो उस दिन हम ट्रक में नहीं चढ़े और बच गए। थोड़े टाइम बाद आर्मी वाले हमारे कैंप तक पहुंच गए और उन्होंने हमें बचा लिया। ये वो टाइम था जब हम आज़ाद हो चुके थे। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं थी। हम हमारे सारे गमों को भूल चुके थे। उन सारे गमों के आगे ये खुशी बहुत ज़्यादा थी। कैंप में रहकर ओथर को पता चला कि जिन लोगों के पास जिंदगी जीने का लक्ष्य नहीं था, जिन्हें बचने की उम्मीद नहीं थी, वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में जल्दी मर जाते थे। जब तक हमारी जिंदगी में कोई गोल नहीं होता, तब तक हमारी जिंदगी अधूरी होती है। तो लाइफ में गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है और ये बात सभी के लिए है। लाइफ का असली मीनिंग अपनी तरह से जिंदगी जीना नहीं है, बल्कि जिंदगी की तरह अपने आप को ढालना है। मीन्स लाइफ में आने वाली परेशानियों को सॉल्व करना ही लाइफ का असली मीनिंग है, ना कि उनके बारे में सोच सोच कर परेशान होना। ये बात सही है कि कई बार हम बहुत मजबूर हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आता कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे टाइम पर भी हमें सॉल्यूशन ढूंढना बंद नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी आत्महत्या करना चाहता था क्योंकि उसकी लाइफ में जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी और परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। तो ऑथर ने उस आदमी को उस बुक के बारे में बताया जो वो लिख रहा था। वो बुक अभी पूरी नहीं हुई थी, तो वो बुक उस आदमी की उम्मीद और लाइफ का मीनिंग बन सकती थी। उस आदमी को पता था कि वो बुक उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, फिर भी वो उसे पूरा किए बिना मरना चाहता था। आपकी लाइफ का मीनिंग कई बार आपको खुद समझ नहीं आएगा, बट परेशान होने की जगह आपको उसे ढूंढना है। ऐसे ही एक औरत आत्महत्या करना चाहती थी, तो ऑथर ने उसे अपने बच्चे के बारे में बताया। उससे कहा कि तुम अपने बच्चे को अपनी लाइफ का मीनिंग बना लो। अब वो औरत खुश और संतुष्ट है अपने बच्चे के साथ। उसका बच्चा रोज़ उसके साथ रहता था, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चला कि मेरी लाइफ का मीनिंग ये है या हो सकता है। तो अगर आपको भी आपकी लाइफ का मीनिंग नहीं मिल रहा है तो और ज़्यादा ट्राई करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपकी लाइफ का मीनिंग आपके मम्मी पापा भाई बहन कजिन कोई बुक या बचपन का प्यार भी हो सकता है। तो अब आप बताइए आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है।